बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होंगी। प्लीज़ मुझे आप ये चैट में कंफर्म कर दें कि क्या आपको ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो रही है। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ एफबीआर। तो आज हम इसको कुछ डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कुछ पोर्शन करेंगे। तो आप जस्ट मुझे प्लीज़ कंफर्म कर दें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही लॉग इन करें, मतलब ज्वाइन करें क्लास को, तो इसको अपना म्यूट कर लीजिएगा ताकि डिस्टर्ब ना हो बाकी सारे स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ एफबीआर, यहाँ से एक्सपेक्टेड कम से कम जो है 7 to 8 MCQs एक्सपेक्टेड है। और हर पेपर में आते हैं, ये नहीं है कोई इस दफे एक्सपेक्टेड है। एटलीस्ट मैं तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि मोस्टली, क्योंकि ये जरा जनरल टॉपिक है, तो यहाँ से समटाइम 10 से ज्यादा भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। मतलब मैक्सिमम 15 तक एमसीक्यूज इस टॉपिक से लग सकते हैं। और बड़ा स्मार्ट सा ये टॉपिक है, इसको बड़ा आसानी से आप ग्रिप कर सकते हैं। ये कोई एक आधे पौने घंटे की मार है सिर्फ। अच्छा, अब इसमें से आपने जो बेसिकली स्टडी करना है पहले मैंने अपने सेशन में तो इसकी बड़ी थॉरोली इसके जो रिस्क एरियाज वो भी कवर किया है, लेकिन अभी क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो आप लोगों ने इसका जो एक तो ये मेरी जो स्लाइड्स हैं इनको आप कर लें तो ये इनफ है। अदर मेरी इसके साथ ही मैंने एक मटेरियल प्रिपेयर किया हुआ है, वो आपने कर लेना है। थोड़ा सा इसका जो हेल्पिंग आपके लिए की मटेरियल है ना, वो आपने गूगल कर लेना है। एफपीआर एक्ट 2007 का जो सेक्शन 3 और 4 है वो आपने स्टडी करना है। क्योंकि वहां पे ये चीज लिखी हुई है कि एफबीआर के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, और एफबीआर का जो एक हेड ऑफिस यानी कि बोर्ड है वो किस सेक्शन के तहत उसे कौन अपॉइंट करता है। तो ये चीजें जनरल है। मार्केट बुक में तो आपको, मे भी किसी बुक में ये लिखी भी हो, लेकिन जनरली ये बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जी हमें किसी लिख है इसके एमसीक्यूज मिल जाए तो वही काफी है। लेकिन ऐसी चीज नहीं है। आप सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो आपको इस एमसीक्यूज के अलावा, जो कि पास्ट पेपर्स में आया है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। फिर मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जी इसके मेंबर्स कितने हैं, इसके पॉलिसी मेंबर्स कितने हैं, मिनिमम मेंबर्स कितने हैं। भाई इस पे कोई ऐसी चीजें नहीं आती, ऐसे एमसीक्यूज कभी नहीं आए। लेकिन आपने प्रिपेयर करना है कि इसके एग्जिस्टिंग मेंबर्स कितने हैं, और उसके लिए आपके आपके पास जो बेस्ट डाटा है वो एफबीआर की वेबसाइट ही बेस्ट डाटा है। ला में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कितने मेंबर्स हैं मौजूदा, लेकिन एफबीआर एक्ट आप पढ़ेंगे तो वहां पे मिनिमम इसके जो मेंबर्स हैं उनका जिक्र हुआ है। वहां पे 7 का जिक्र हुआ है। जी आपकी क्वेरी में देख लेते हैं क्या है ये जी। जी 7 मेंबर्स ये ऑलरेडी लॉज में लिखे हुए हैं, लेकिन कहीं भी मिनिमम का वर्ड नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो आप मुझसे शेयर करें ताकि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। अच्छा जी। फिजिकल लॉज होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एफबीआर एक रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट है। इसके ऊपर एमसीक्यूज लगता है कि एफबीआर की क्या फंक्शंस है। फंक्शन इसके जो है वो आगे हम थोड़े नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े से जनरल चीजें जो है कि एफबीआर एक रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी है बेसिकली, और इसने वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो कौन से लॉज करने हैं, वो फिजिकल लॉज हैं। वो कौन से हैं जी? वो फिजिकल लॉज हैं थ्रू लेजिस्लेशन आते हैं, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, सेल टैक्स एक्ट 1990 है, एफईडी एक्ट है, और फिर कस्टम एक्ट है। मेन ये है। साथ ही कुछ और भी है, जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चल रहे हैं, और कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड और भी हैं, लेकिन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चल रहे हैं। इसी तरह फॉरेन रेमिटेंस से रिलेटेड कुछ एक्ट हैं। तो मेन ये 3 4 एक्ट्स हैं, ऑर्डिनेंस प्लस ये 3 बाकी एक्ट्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एफबीआर फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। जी 11 मेंबर्स हैं इस वक्त करंटली। आप एफबीआर का एक्ट जो है आगे आता है इस स्लाइड में, इंशाल्लाह ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जी एफबीआर जो हिस्ट्री इसकी है थोड़ी सी, ये जहाँ पे जो मेरी आप स्लाइड्स आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसमें आप देख लें कि
जो इसकी हिस्ट्री है इसके ऊपर एमसीक्यूज 2 से 3 लग जाते हैं। 2 से 3 एमसीक्यूज इसकी हिस्ट्री के ऊपर लगते हैं कि सीबीआर का क्या स्टेटस था। सीबीआर 1 अप्रैल 1924 से, फिर ये आगे रेवेन्यू डिवीजन बना इस डिपार्टमेंट को, वो रेवेन्यू डिवीजन बना 1944 में। फिर 1960 में ये एक अटैच्ड डिपार्टमेंट बना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 31 अगस्त 1960 को। अब ये सारी हिस्ट्री आपको एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पे अबाउट का जो टैब है उसमें क्लिक करेंगे तो ये सारी हिस्ट्री आ जाती है, वहां से आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने भी ये सारा डाटा वहीं से कंपाइल किया हुआ है, प्लस मैंने एफबीआर एक्ट का जो एक्ट 2007 है वहां से कुछ डाटा कंपाइल किया हुआ है। इसी तरह फिर ये सीबीआर से एफबीआर कब बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है जी। सीबीआर से एफबीआर जुलाई 2007 में गलम मुशर्रफ का दौर था। ये सीबीआर से एफबीआर को एफबीआर एक्ट आया उसके तहत फिर इन्होंने, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ही चेयरमैन या एफबीआर को अपॉइंट करती है। फेडरल गवर्नमेंट ही एफबीआर को स्टैब्लिशमेंट आप कह लें कि एफबीआर की फेडरल गवर्नमेंट करती है, प्लस जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। फिर इसके विजन मिशन वैल्यूज एंड केपीआईज हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दफा सरसरी सा इनको देख लीजिएगा ताकि एमसीक्यूज में आपके सामने आए तो आपने एटलीस्ट वन टाइम इसको स्टडी किया हो। ये भी आपको मटेरियल मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, और एफबीआर पे भी, एफबीआर की वेबसाइट पे भी सारा मटेरियल पड़ा है जी। फिर आ जाते हैं जी एफबीआर की विंग्स। जब बात आ जाती है पहले कि एफबीआर की हिस्ट्री, एफबीआर की जो चेयरमैन उनको अपॉइंट कौन करता है, ये सीबीआर से एफबीआर में कन्वर्ट कब हुआ, फिर आ जाती है मेंबर्स कितने हैं, और उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि इसके विंग्स कौन कौन से हैं। ये विंग्स आपने मेमोराइज करने हैं। जी प्लीज आप म्यूट कर ले खुद को भी, ये जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है प्लीज म्यूट कर लें आप। अच्छा जी, यहाँ पे एफपीआर विंग्स जो है ना, ये आपने एक लिस्ट दी है, ये हर जगह पे अवेलेबल है, इन स्लाइड्स में भी अवेलेबल है। आपने इन विंग्स को मेमोराइज करना है। फिगर टिप्स पे आपके हों, वहां पे एमसीक्यूज ऐसा आएगा कि वो 4 नाम दे देगा, उन 4 नाम में एक यहाँ से नाम डाल देगा और पूछेगा बताएं जी कौन सा एफबीआर का विंग है। और या ऐसा करेगा कि ये चारों यहाँ से 4 ऑप्शन दे देगा, 3 दे देगा और एंड पे लिखा होगा ऑल ऑफ अबव। तो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, आपने इनको मेमोराइज करना है, ये जो 11 इसके विंग्स है। उसके बाद जी ये टेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव और इन चीज़ों पे सिंपल सा कंसेप्ट आप क्लियर कर लें, अदरवाइज इसका जनरल एमसीक्यूज आता है। ला में कहीं भी इनके ऊपर नेचुरल वाइज इनकी डेफिनेशन या इनकी डिटेल नहीं लिखी हुई, आपने जस्ट इनको सिंपली प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टेक्स्ट जो है इनको आपने सिंपली आपने मेमोराइज करना है। गूगल गूगल इसको कर लीजिएगा मजीद, इसका जो आपका कंसेप्ट है इसको क्लियर यहाँ से एक्सपेक्टेड है। एक आधा एमसीक्यूज आ जाता है, पास्ट पेपर में तो मैंने नहीं देखा लेकिन आ सकता है, जिसको देख लीजिएगा। टैक्स की डेफिनेशन जो है जी वो चैप्टर 3 में है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, वहाँ पे आपने इसको सॉरी टैक्स की जो डेफिनेशन है वो आपका चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 2 गालबन डेफिनेशन का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 2, उसका सब सेक्शन 63 है जिसमें टैक्स की डेफिनेशन की गई है। ये आपने जनरली कर लेना है। अब आपने ये देखना है कि जो लॉ में इसकी डेफिनेशन उन्होंने कहा जी, जो टैक्स इम्पोज किया जाता है अंडर चैप्टर 3, जिसमें हमने सारे वो पढ़े हैं जी, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो चैप्टर 3 है। अब लॉ की ये डेफिनेशन है, लेकिन इसका जो एमसीक्यूज है वो जनरल कंसेप्ट का वहां पे आता है। वो कह देंगे जी एनीथिंग इम्पोज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, या टैक्स इम्पोज्ड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो जहां पे भी ऑप्शन जो अवेलेबल होंगे उन पे जहां पे भी इनका सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का या एफईडी का नाम आ जाएगा, एक्ट का या ऑर्डिनेंस का, तो आपने उस ऑप्शन को टिक करना है कि भाई इस कानून के तहत अगर कोई चीज लगती है फेडरल गवर्नमेंट तो वो टैक्स है। अच्छा जी,
आगे आपने देखना है जी फेडरल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से होते हैं। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज आ जाता है। फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है जी इनकम टैक्स है। एग्रीकल्चर जो टैक्स है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर है, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। सेल टैक्स, एफईडी, कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम लेवी। पेट्रोलियम लेवी जो है जी ये एफबीआर के अंडर नहीं होता, लेकिन इसका सेपरेट उन्होंने डिपार्टमेंट जो है वो रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है इनकी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑयल एंड गैसेस, वो इसको रेगुलेट करती है जी। उसके बाद जी आपने डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है मेनली वो एफबीआर ही है जो इसके फेडरल टैक्सेस को मैनेज करता है। प्रोविंशियल टैक्सेस हैं जैसे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती हैं, उसमें ये सीवीटी, एग्रीकल्चर, इनका एग्रीकल्चर टैक्स है, मोटर व्हीकल्स हैं, लैंड टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये कॉटन सेज है, शुगर सेज है, एक्साइज ऑन होटल्स है। डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे आप कह लें कि दो हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है प्लस एक्साइज एंड टैक्सेशन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में। फिर टाइप्स ऑफ टैक्सेस जी, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जी जो डायरेक्ट जिसको लगता है वही पे करता है। यानी कि इनकम टैक्स की आपको मिसाल दे देता हूँ कि इनकम टैक्स वो है कि जिसको लगता है वो ही पे करता है, नेचर ऑफ टैक्स की, यानी कि टैक्स है किसका। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ये होता है कि गवर्नमेंट थ्रू इसमें कोई और इन्वॉल्व हो जाता है, विद होल्डिंग एजेंट्स आप कह लें, या कोई आप कह लें कि बिजनेसमैन कह लें, मैन्युफैक्चरर्स कह लें, कि टैक्स होता किसी का है, गवर्नमेंट किसी से कलेक्ट कर रही होती है। मैं एग्जांपल आपको ये दे देता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है सेल टैक्स। अब सेल्स टैक्स बेसिकली कंजम्पशन टैक्स है। जैसे जैसे चीज कोई आप कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं। यानी कि आप जैसे कि हम जनरल पब्लिक जब भी कोई मार्केट से चीज परचेज करते हैं, हमने उस परचेज को कंज्यूम के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए परचेज करते हैं, तो इस यूटिलाइजेशन के ऊपर हम फेडरल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट्स को टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट कर रही होती है मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या इम्पोर्टर से। तो वहां से टैक्स वो आता 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 एंड तक रिटेल प्राइस में शामिल होता हुआ एंड यूजर तक टैक्स आता है। तो ये बेसिकली एंड यूजर का टैक्स है जो कि गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होती है। तो इस वजह से इसकी नेचर इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स है कि जिसका टैक्स है उसी को डायरेक्ट गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही होती है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस जो है इसकी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सिंपल सा है, इसकी इतनी ज़्यादा डेप्थ में अब ना जाएं, लेकिन जैसे आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं। ये एमसीक्यूज आ जाता है यहाँ से। फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है फेडरल टैक्सेस, और जो ऊपर क्लासिफिकेशन आपको बताइए वो इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रोविंशियल टैक्स डिपार्टमेंट्स में टैक्सेस कौन से हैं, क्योंकि ये जनरल टॉपिक है, यहाँ पे किसी तरह का भी वो एमसीक्यूज बना सकता है। ये जी इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, आईआरएस मीन इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयरमैन। ये मैंने एहतियातन इसकी स्लाइड बना दी है, आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। चेयरमैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनको आप पढ़ लें, सिंपल सी हैं। आप कह लें कि इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसको ब्रीफ किया जाए। फंक्शन ऑफ एफबीआर, बेसिकली ये तीन मेंशन है, इनको आपने रट्टा लगाना है, इनके ऊपर एमसीक्यूज आ जाता है। और मेरी दफ़ा जब मेरा पेपर था तो यहाँ से ये फंक्शन ऑफ जो एफबीआर है इनके ऊपर एक आया हुआ था एमसीक्यू। अच्छा जी। ये जी एक आपके पास टेबल रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर्स की डिटेल है। यहीं से आपने इनको मेमोराइज करना है कि मेंबर्स कितने हैं। यहाँ से आप काउंट कर लें इसके मेंबर्स, मैं आपको बता देता हूँ जी। अभी 11 मेंबर्स हैं जी करंटली एफबीआर में, जो कि इनका डाटा एफबीआर पे अवेलेबल है और मल्टीपल मार्केट्स की जो बुक्स है वहाँ पे अवेलेबल है। एटलीस्ट मेंबर जो है वो 7 होने चाहिए। अपॉइंट मेंबर्स को भी अपॉइंट फेडरल गवर्नमेंट करती है जी।
प्लस ATAR। नीचे ये मैंने वैसे पॉइंट्स कुछ लिख दिए हैं कि ATAR के कौन से सेक्शन के तहत होती है। ATAR की जो सेक्शंस हैं वो 130 टू 134A। ये कोई अपनी स्किन सेविंग के लिए पढ़ना चाहे तो इन सेक्शंस को लाजमी पढ़ लीजिएगा। फिर नीचे जी स्पोर्टिंग स्टडी है। ये जो नीचे सेक्शन 207 से लेकर 211, सेक्शन 228 से लेकर 230H तक हैं, ये हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज के हवाले से। जो आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है, ये डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स की क्लासिफिकेशन, ये मोनोग्राम, ये सारा आपका टॉपिक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब पीछे उसका टॉपिक रह जाता है टैक्स रिफॉर्म्स का। वो टैक्स रिफॉर्म जनरल टॉपिक है, वो आपने सिंपली कर लेना है। जो करंटली तौर पे FPR में रिफॉर्म्स चल रही हैं वो POS इंटीग्रेशन के हवाले से चल रही हैं। और इस वक्त मौजूदा जिस पे ज्यादातर काम हो रहा है पाकिस्तान में वो POS इंटीग्रेशन के हवाले से ही है, जो रिफॉर्म्स पाकिस्तान में चल रही है। जो होता है लॉ में अमेंडमेंट आती रहती है, ये जो फाइनेंस एक्ट आते हैं, ये इसको आप रिफॉर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉपर आप कह सकते हैं मॉनिटरिंग ऑफ विद होल्डिंग टैक्सेस या सेल टैक्स के हवाले से आप इसमें कह सकते हैं। ये टॉपिक जनरल है। इस टॉपिक को जो टैक्स रिफॉर्म था, इसको मैंने एक मार्केट बुक थी उसमें से जनरल पढ़ा था, जिसमें लिखा होता है जी ये भी हो जाए तो डिपार्टमेंट बेहतर हो जाएगा, ये भी हो जाए तो टैक्स कलेक्शन हो जाएगा, ये भी हो जाए जिस तरह के कह ले कि आप जी करप्शन खत्म होनी चाहिए। ये जेनेरिक चीजें हैं, इसको जनरल एक ट्रैप के नाम से आर्टिकल सोशल मीडिया पे वायरल है जो कि मुशर्रफ के दौर में बेसिकली आई थी। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने ऑटोमेशन की थी FBR की। एक सॉफ्टवेयर दिया गया था IRS, जो सॉफ्टवेयर उसी वक्त आया था। ये जितने सॉफ्टवेयर थे ये उस ट्रैप प्रोग्राम के तहत आए थे, वर्ल्ड बैंक का सपोर्टेड प्रोग्राम था। उसके बाद कोई खास इसमें अभी तक मैं आप कह लें कि रिफॉर्म्स नहीं आई। टाइम टू टाइम छोटी मोटी आती रहती हैं। करंटली जो मेजर रिफॉर्म्स हैं वो यही हैं। POS इंटीग्रेशन, जो आप कह लें कि एक FBR जिसके ऊपर काम कर रहा है और वाकई उसे टैक्स कलेक्शन, सेल टैक्स की टैक्स कलेक्शन के ऊपर अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। फर्दर जी आप इसमें ये जो सेक्शन के नीचे रेंज मैंने बताएंगे ये आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ये रेंज जितना भी टॉपिक्स हैं ये आपके डील करते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। तो वहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनको आप पढ़ेंगे। ये सेक्शन 207 से लेकर सेक्शन 211 तक, ये और सेक्शन 228 से लेकर सेक्शन 230 तक, ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज से रिलेटेड है। जिसमें उन्होंने सारा मेंशन किया हुआ है, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, हायरार्की क्या होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से भी आपके तकरीबन मिनिमम 5 MCQs लगते हैं। तो ये दोनों टॉपिक मिलाएं तो यहाँ से आपके 15 to 20 MCQs कवर इजीली हो सकते हैं। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने सिंपली इसको स्टडी करना है और कोई इसको रट्टा भी नहीं लगाना। तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जी 21 है, कस्टम में 11 है, बाकी 10 IR इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में है। तो डायरेक्टर जनरल्स के ऊपर MCQs तो कभी नहीं मैंने देखा। पास्ट मार्केट की बुक्स में अवेलेबल हैं लेकिन पास्ट पेपर्स में नहीं, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर बनता है। मेंबर्स के ऊपर बन जाता है कि मेंबर्स कितने हैं और वो अपॉइंट कौन करता है जीत में। एटलीस्ट वाली जो बात है ये अभी करंटली 11 मेंबर्स हैं। तो आप इनको जस्ट देख लें, इनके ऊपर MCQs एक आधा लगने के चांसेस होते हैं। ये टॉपिक एक है जी CVT, जो कि अभी करंटली, ये पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर होता था, फेडरल गवर्नमेंट का, फिर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चला गया। करंटली ये इस्लामाबाद में भी एक लग रहा है कैपिटल वैल्यू टैक्स, जो कि उस कैपिटल टेरिटरी के अंदर ही लगाया जा रहा है। जिस तरह ये आप कह लें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा रही है, इसी तरह कैपिटल अथॉरिटी जो है वो अपना एक टैक्स लगा रही है। तो MCQs के हवाले से या सिलेबस से रिलेटेड ये चीज बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू के हवाले से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये कुछ चंद एक MCQs इंपॉर्टेंट हैं जी, जिनको आपने मस्ट करना है, इनको आप नहीं छोड़ सकते। और बाकी इसके ऊपर कुछ और भी MCQs हैं, और पावर पॉइंट में, सॉरी उसमें PDF में, ये वर्ड में मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा है। ये 6 to 7 पेजेस का, वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इस तरह आज आपके टॉपिक 2 क्लियर हो जाएंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, जो कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें ये टेबल भी आ जाता है, प्लस फंक्शन ऑफ FBR जो है
ये आपने जेनेरिकली करने हैं यहाँ से लाजमी। और फिर आपने सेक्शन 3 और 4 ऑफ FBI एक्ट 2007 मस्ट स्टडी करना है। वो आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ना। अगर वहां से आप उनको रट्टा नहीं भी लगा सकते तो एक दफा उनको पढ़ लें। MCQs में आई हुई चीजें मेमोराइज आ जाती हैं इजीली, आपका वहां से ये चीजें कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, अभी आप जो क्वेरी करना चाहें वो क्वेरी करें ताकि आपको प्रॉपरली आंसर दिया जा सके। ये कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है जी, इसकी हिस्ट्री पहले ऐसी है। स्लाइड ओपन करके आपको बता देती हूँ। कैपिटल वैल्यू टैक्स ये पहले एसेट्स के ऊपर लगाया जाता था। कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट इज कॉल्ड कैपिटल वैल्यू टैक्स। और फर्स्ट टाइम ये एफ फाइनेंस एक्ट 1989 के तहत अप्लाई किया गया, जिसमें एसेट्स के लेन देन के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था बेसिकली। तो अभी करंटली इसके ऊपर कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है वो जस्ट इस्लामाबाद में अप्लाई हो रहा है, जो कि आप कह लें कि फेडरल गवर्नमेंट FPR अभी चला रहा है। लेकिन हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या इन चीज़ों में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। तो इसके ऊपर MCQ नहीं आता। मैंने भी इस टॉपिक को प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के टाइम के ऊपर। आपके सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है। और जी कोई किसी की क्वेरी हो प्लीज। जी किसी की कोई क्वेरी है तो वो आप क्वेरीज कर सकते हैं अभी। उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। इस क्लास के बाद दोबारा क्लास स्टार्ट होगी। जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दोबारा क्लास स्टार्ट होती है। नूर हैदरी साहब आप उसको ज्वाइन कीजिएगा ताकि उसमें मैं आपको चीज़ें कुछ ब्रीफ कर दूँ, ठीक है जी। जी और कोई किसी की क्वेरी है तो इस टॉपिक से रिलेटेड प्लीज आप बता दें। ठीक है जी, अभी हम इस क्लास को वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आप बाकी क्लास जो है उसमें आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रिलेटेड मैं स्टार्ट करने लगा हूँ क्लास, ताकि क्योंकि हो सकता है कल फर्स्ट टाइम क्लास ना हो पाए तो वो आज ही मैं आपका टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। जी एहसन रजा साहब, मैं इसके MCQs सेंड कर दूंगा आपको। इसके मैंने कुछ मॉक टेस्ट भी लिए थे, वो टेस्ट मैं आपको आज सेंड कर दूंगा इवनिंग में इंशाल्लाह। आज आप सिर्फ 1 घंटा लगा लें। आप फंक्शन ऑफ FPR प्लस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस टॉपिक को कर लें तो आपका ये इजीली कवर हो जाएगा प्लीज। जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है वो मैं सेपरेट आपको नहीं करवाऊंगा। आपको उसकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो शेयर कर दूंगा। और यहाँ से मैंने आपको बता भी दी है आज, वो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से खुद उसको स्टडी करना है। किसी भी मार्केट की बुक में जाएंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। जी मैडम हिना साहिबा, ये कल इवनिंग में टाइम होगा तो कल इवनिंग में दोबारा क्लास होगी इंशाल्लाह। अगर मैं ना सिटी से आउट ऑफ सिटी रहा तो फिर इंशाल्लाह इसको कवर किया जाएगा। लेकिन अभी ही मैं दोबारा क्लास लेने लगा हूँ इनकम टैक्स की, जो कि सेकंड पार्ट उसकी क्लास रहती है अभी। वो अभी मैं क्लियर करवाने लगा हूँ क्योंकि कल हमारे शेड्यूल के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की क्लास है तो वो अभी मैं ले लेता हूँ। ये जैसे इस क्लास के बाद तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। जस्ट 5 मिनट्स इस क्लास का मुझे बैकअप प्रिपेयर कर लेने दीजिएगा ताकि मैं किस स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकूँ। तो उसके बाद दोबारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की क्लास होगी। आप उसमें ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स की होगी क्लास। उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। तो
ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्लास का टाइम ओवर होता है, इसके बाद इंशाल्लाह आप दोबारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो सेकंड पार्ट की क्लास है उसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा।